Hello everyone, good evening. Am I audible? एक्चुअली मेरे को फीवर आ गया था कल रात से ही, तो आज 10 बजे आपकी क्लास नहीं हो पाई। अभी मैं क्लास रूम से ही ले रही हूँ। इसका कैमरा ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कैमरा हटाया हुआ है। ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है। मैं ब्लड टेस्ट कराने जाऊंगी एक्चुअली आप लोगों की क्लास के बाद। आज मैं बहुत परेशान रही रात भर। तो भी क्लास को 4 बजे तो आप लोगों की क्लास नहीं होती ना कोई भी? 4 बजे कोई क्लास होती है आप लोगों की? नहीं होती ना, इसलिए मैंने 4 बजे ही टाइम सेट किया था। चलो सब लोग जुड़ जाएंगे, फिर क्लास को अभी शुरू करते हैं, है ना? अभी 1 मिनट वेट कर लेते हैं लोगों को, देखते हैं कौन कौन आ रहा है। तब तक मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसका आंसर करना, है ना? एक्चुअली मैंने ये पोल कभी यूज नहीं किया, मैं देखती हूँ इसको किस तरीके से ये होगा। गुड इवनिंग एवरीवन। देखते हैं, मैंने एक पोल क्रिएट किया है, दिख रहा है आप लोगों को? देखना। गुड इवनिंग, आंसर करो। मुझे नहीं दिख रहा है, मैंने तो अपलोड कर दिया, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? आंसर कर दिया सब लोगों ने? नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं, मैं आज तो जाऊंगी चेक कराने। कहाँ पे दिखा? अब नहीं शो हो रहा वो पोल आपको? 20 सेकंड के लिए शो हुआ था। मैंने तो कैमरा ऑफ किया हुआ है। अच्छा, 20 सेकंड के लिए शो होता है। चलो, कोई बात नहीं। पोल हट गया, फाइन, 20 सेकंड का ही था इसलिए हट गया। अभी आपको ये क्लियर दिख रहा है पेज? अब दिख रहा है सही से। चलो, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे है। एक्चुअली ये जो सीट है ना आपकी, ईडीएम फ्रिज की सीट है ना, अभी वही प्रोसीजर सेम ही है सबका, कि ये शीट आपको दे दी गई है। दे दूंगी मैं आपको शीट, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 300 प्लस होंगे मे बी इसमें क्वेश्चन, सो भी नहीं हो रहे।
है ना? तो आपको वही काम करना है, याद करना और ध्यान रखना ईडीएम को छोड़ना ही नहीं है। ईडीएम को क्या नहीं करना है आपको? छोड़ना नहीं है। एक भी ईडीएम आपको नहीं छोड़नी है, ओके? बस 1 सेकंड, ये ना बहुत ज़्यादा है इसलिए एकदम शो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम शुरू में चलते हैं, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएँगे। देखो 400 प्लस है, 400 प्लस आपके ईडीएम्स हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, पहला इम्पोर्टेंट ही है हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब क्या होता है? गंभीर समस्या। क्या होता है इसका मतलब? गंभीर समस्या। और ये हाँ इम्पोर्टेंट ही बताएंगे, है ना? गंभीर समस्या। और अगर इंग्लिश में हम देखें इसका मीनिंग क्या हो जाता है? अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। और ये एग्जाम में खूब आता है, अ हार्ड नट टू क्रैक। चूंकि आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट तो है ही इडियम्स, तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास अ थॉर्न इन द फ्लैश। ठीक है, क्या है हमारे पास? सारे नहीं सारे कर लोगे तो बात ही ना बन जाए। बट इम्पोर्टेंट मेरी तरफ से कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मेरी तरफ से आपको बहुत ज्यादा दे दिए, बट इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ बता दूंगी, जो जितना याद कर ले। अ थॉर्न इन द फ्लैश, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। काम में हमेशा होने वाली बाधा, ये मैंने आपको यूट्यूब पे भी कराया था। एम आई ऑडिबल? अभी वॉइस आ रही है आप सभी को? हेलो? हेलो? आ तो रही है। यस। चलो, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। और सबसे पहला वर्ड मैंने क्या कराया? अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है? गंभीर समस्या। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? गंभीर समस्या, है ना? और दूसरा वर्ड है अ थॉर्न इन द फ्लैश। इसका मतलब क्या होता है? बार बार आने वाली परेशानी। ठीक है, बार बार आने वाली परेशानी।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एट वंस बैक एंड कॉल। इसका मतलब होता है नियंत्रण में होना। जैसे आपने एक नेशनल चैनल पे एक आपने एक सीरियल देखा होगा, बेताल। बेताल आपने देखा था कभी? आपने सुना हो बेताल के बारे में? जहाँ पे एक व्यक्ति होता है और उसके ऊपर भूत बैठ जाता है ना, और वो उसको क्या करता है, पूर्ण रूप से कंट्रोल करता है, जैसा वो कहेगा वैसा ही मतलब होगा। तो एट वंस वैकेंट कॉल, वहीं से ये फ्रेज आया, नियंत्रण में होना, किसी के कंट्रोल में होना, या जो जैसा कह रहा है मतलब वैसे ही बातों को मानना। तो अंडर वंस कंट्रोल, यही इसका क्या है, मीनिंग है। नेक्स्ट है एन एसिड टेस्ट। एंड एसिड टेस्ट भी क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट ही है। जहां तक इंपॉर्टेंट है उनको तो मैं इंपॉर्टेंट ही मार्क करूंगी। ठीक है। इसका मतलब होता है गंभीर परीक्षण। गंभीर परीक्षण इन द सेंस, जैसे आपने कोई भी सोडियम है या कोई भी चीज है, जैसे मान लो आयरन है, अगर हमें इसका परीक्षण करना है तो पहले इसको हमें किस टेस्ट से गुजारना पड़ेगा? एसिड टेस्ट से। वीडियो तो आ रहा है मेरे फ़ोन में, तो क्लियर आ रहा है, आवाज़ भी आ रही है, वीडियो भी आ रहा है। और जिनका वीडियो नहीं आ रहा है वो एक बार दोबारा जॉइन कर लें। ठीक है? तो एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है? गंभीर परीक्षण, यानी कि कोई भी गंभीर परीक्षण है उसको हम क्या कहेंगे? एसिड टेस्ट या क्रिटिकल टेस्ट। तो ये था आपका नेक्स्ट इडियम। नेक्स्ट है ऑल आई फॉर एन आई। का मतलब होता है जैसे को तैसा, या इसको हम टिट फॉर टैट कह सकते हैं। और नेक्स्ट है एट वंस। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एट होम भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रख सकते हो कि एट होम का मतलब होता है आरामदायक स्थिति में होना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये, और इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ही रखेंगे, एक्िल्स हील। एक्िल्स हील का मतलब होता है कमजोर पक्ष। कहते हैं ना, दुखती नस पे हाथ रख देना। क्या होता है? कमजोर पक्ष। इसको हम क्या कहेंगे? कमजोर पक्ष या दुखती रग। मतलब वही है जो आपकी सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है, स्मॉल बट फैटल वीकनेस, छोटी सी लेकिन घातक। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू फायर। इसका मतलब होता है आग में घी डालना, किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर क्या करना, पेश करना। किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर क्या करना, पेश करने को हम क्या कहते हैं? आग में घी डालना कहते हैं। यानी कि इसका मतलब है टू मेक द सिचुएशन वर्स, या टू मेक अ मैटर वर्स, किसी भी मुद्दे को क्या कर देना, बढ़ा देना बहुत ज्यादा। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एन आर्म चेयर जॉब एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार आया है एग्जाम में। एन आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। ऐसा कहा जाता है कि जो प्राइमरी टीचर की जॉब होती है, प्राइमरी टीचर की जो जॉब होती है, जो प्राइमरी शिक्षक होते हैं, वो बहुत आराम वाली नौकरी होती है। मतलब कहा जाता है जितनी भी नौकरी है उनमें सबसे ज्यादा आरामदायक जॉब यही मानी जाती है, प्राइमरी टीचर की, क्योंकि यहाँ पे 48,000 प्लस तो सैलरी हो जाती है और फिर बहुत ज्यादा काम भी नहीं होता। तो ऐसा कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा एनाम चेयर जॉब है। गुड इनकम, है ना, बहुत ज्यादा आपको इनकम, जॉब विद हाई कंफर्ट, बहुत ज्यादा आराम, और सैलरी भी आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा। अब नहीं है, अरे ऐसा नहीं कह सकते फरीन, क्योंकि बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी हैं यूपी में। मैंने भी देखा है यूपी में बहुत सारी जगह ऐसी हैं टीचर जहाँ पे इवन जाते भी नहीं है काफी टाइम तक स्कूल, अपनी जगह किसी और को ही भेज देते हैं। 8-10 हज़ार रुपए में वो पढ़ाता रहता है या पढ़ाती रहती है, वो अपनी खुद की तैयारी करते हैं। तो है ऐसा, है, फैक्ट है। और कई बार कुछ लोग मेहनत भी करते हैं, बट कुछ ऐसे हैं कि आराम से बैठे ही होते हैं, बच्चे खुद ही पढ़े जा रहे हैं, खुद ही पढ़े जा रहे हैं, तो ऐसा होता है। थोड़ा और मिनिमाइज कर दूं? फिर मुझे लगता है शायद हिंदी नहीं दिखेगी आप लोगों को। देखना जरा, अब हिंदी दिख रही है? मैंने तो मिनिमाइज कर दिया, है ना, हिंदी नहीं दिखेगी अब। अब भी है, हिंदी नहीं दिखेगी फिर ज्यादा मिनिमाइज करने पे। हाँ, ओके, पक्का दिख रहा है। इसको वो कर लेना, मोबाइल को टिल्ट कर लेना थोड़ा सा आप लोग, है ना, अगर नहीं ठीक से दिख रहा हो तो। नहीं दिख रहा, हाँ वो मुझे लग ही रहा था नहीं दिख रहा, बस थोड़ा सा बढ़ा देते, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्रिंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, खूब आता है एग्जाम में। इसका मतलब होता है स्वार्थ से भरा उद्देश्य। क्या होता है? स्वार्थ से भरा उद्देश्य। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपने अपने काम के लिए अपनों को ही क्या कर दिया,
धोखा दे दिया, स्वार्थ से भरा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्वार्थ के उद्देश्य से आप काम कर रहे हो। तो एन एक्स टू ग्रिड, यस इंपॉर्टेंट है। एंड आयरन विल का मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति है, बस ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 to 12 बहुत बार एग्जाम में आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी। एंड ओल्ड फ्लेम का मतलब पुराना प्यार होता है। बस हाँ, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, वैसे परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए। एक ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। इसका मतलब होता है कि किसी छोटे से बच्चे के ऊपर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाना, यानी कि वो बहुत छोटा है उम्र के हिसाब से, और जिम्मेदारी बड़ों की तरह संभाल रहा है, और उसका दिमाग भी बड़ों की तरह काम कर रहा है। कहते हैं ना, जिम्मेदारी इंसान को बड़ा बना देती है। अब उम्र उम्र कई बार उम्र मायने नहीं रखती। कई बार ऐसा भी होता है कि 25 साल के बच्चे को बोलते रहो, उसे कुछ अकल ही नहीं आ रही है। और कई बार ऐसा होता है बेचारे का, उसके ना माँ है ना पापा है, वो 5 साल की उम्र से ही नौकरी कर रहा है, वो सब सीख जाता है। बहुत से ऐसे होते हैं 5 साल की उम्र में अपने कपड़े पहनना नहीं जानते, लेकिन वो बच्चे बाहर से कमा के अपना जीवन यापन करते हैं, अपने घर का मतलब पूरा वो करते हैं। तो ये मतलब उसी से कहावत बनी है, एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। अ चाइल्ड और यंग पर्सन, चाइल्ड और यंग पर्सन, जैसे मान लो यंग पर्सन में भी आप ले सकते हो। कई बार 25 साल के युवा भी इतनी जिम्मेदारी उठा लेते हैं कि कई बार क्या होता है, एक 25 साल का वो व्यक्ति होगा जो अपने ऊपर ही खर्च कर रहा होगा और घर वालों से भी पैसे ले रहा होगा। एक 25 साल का वो भी होगा जो अपना भी ध्यान रख रहा है और अपने पूरी फैमिली का फीस, पढ़ाई, घर का राशन, ये खेती बाड़ी, सब कुछ ध्यान रख रहा है। तो वो है अपने उम्र के हिसाब से क्या है, उम्र के हिसाब से ज्यादा समझदार है। तो आ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन, उसको हम क्या कहते हैं, एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर। तो हर टाइप के इंसान आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ऑलिव ब्रांच। वैसे ये 10+2 लेवल एसएससी वगैरह में बहुत आता है। तो इसका मतलब होता है एक तरीके से शांति निवेदन। क्या होता है, शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट। आपके हिसाब से यहाँ इंपॉर्टेंट ये सारे ही हैं मेरे हिसाब से, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ वन साई, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़े का कारण होता है, यानी कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट हम कह सकते हैं। एप्पल ऑफ वन साई का मतलब होता है आंखों का तारा, इसको हम क्या कहेंगे, आंखों का तारा। वेरी लवेबल, आंखों का तारा, वेरी लवेबल। इसी तरीके से एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है बिल्कुल ठीक हालत में, यानी कि व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। जैसे आप पढ़ के गए, आपने बैग इधर फेंका, किताबें इधर फेंकी, मम्मी आई, मम्मी ने क्या किया, झाड़ू लगाया, सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से रख दिया, इन गुड कंडीशन। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन ऑर्गेनाइज मैनर या इन गुड कंडीशन। ठीक है। एट अ पिंच कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, समस्या में होना या इन अ ट्रबल। बट हाँ, इंपॉर्टेंट आपके लिए नेक्स्ट है यहाँ से, एट आर्म्स लेंथ एंड एट डैगर स्ट्रोन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में खूब आए हैं। एट आर्म्स लेंथ यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम कहेंगे। इसका मतलब होता है दूरी बनाए रखना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका एग्जाम है बीपीएससी का, तो आपने सोचा कि यार मैं ना तो इस दोस्त से ज्यादा बात करूंगा क्योंकि ये मेरा टाइम खराब कर देता है, ना मैं अब किसी शादी में जाऊंगा क्योंकि मेरा टाइम खराब होगा। इससे बढ़िया मैं 3 से 4 महीने डट के पढ़ाई कर लूं, उसके बाद जिससे मिलना होगा मिल लेंगे। तो ये आपने क्या किया, आपने थोड़ी सी डिस्टेंस बना ली है ना, अपने अच्छे के लिए। सो एट आर्म्स लेंथ, दूर रखना या दोस्ती ना रखना। और इसको हम कहेंगे अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने से बचना। और ऐसा होता है जब हम एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं, मैच्योर वाली स्टेज पे आ जाते हैं, तो वहां पे हम कोशिश करते हैं, जब हमें ये लगने लगता है कि नहीं हमारा करियर प्रायोरिटी है, तो चलो यार थोड़े, ठीक है दोस्तों, जो हमारा वास्तव में रियल फ्रेंड होगा वो तुम्हें किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उससे 1 महीने बाद मत करो, 2 महीने बाद मत करो, वो 6 महीने बाद भी वैसा ही रहेगा। लेकिन जो रियल फ्रेंड नहीं होगा, हो सकता है गुस्से में इधर उधर हो जाए, है ना। तो पहले अपना एम जरूर पूरा करें, दोस्तों को या रिश्तेदारों को मनाने में हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एक हमें डिस्टेंस मेंटेन करके हमेशा रखना चाहिए, इससे आपकी एक रेस्पेक्ट भी बनी रहती है, वरना कोई आपको कुछ समझेगा नहीं, है ना। तो एट एन आर्म्स लेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। एट डैगर स्ट्रॉन्ग, डैगर का मतलब कटार होता है, ये अक्सर सिख के पास मिलती है कटार,
हमेशा अपने पास रखते हैं। तो डैगर स्ट्रॉन का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना, है ना? या तो हम ये भी कह सकते हैं 36 का आंकड़ा होना, बनती ही नहीं है। हिंदी में क्या कहते हैं? 36 का आंकड़ा होना। आपको पता है हिंदी में 36 का आंकड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शायद मे बी, आई एम नॉट श्योर, 36 इस तरीके से हिंदी में लिखा जाता है। जैसे इंग्लिश में बोले तो 96, है ना? ऐसे कर देंगे तो 9 का उल्टा 6 या 6 का उल्टा 9 हो जाएगा। 3 का 6, 6 का 3, कुछ इस तरीके से। तो ये आंकड़े एक दूसरे के कैसे हैं? लगभग विपरीत हैं। इंग्लिश में 96 और हिंदी में कहते हैं 36 का आंकड़ा होना। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत या फिर कट्टर दुश्मनी होना। तो इसमें हम क्या कहेंगे? टू बिटर एनिमिटी, टू हैव बिटर एनिमिटी, बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मनी होना। आज लग रहा है कोई और मैडम पढ़ा रही है। हाँ भैया, इतनी आजादी नहीं है कि कोई हमारी जगह कोई और आ जाए पढ़ाने। हाँ, फिर फिर तो सब ऐसे ही काम करेंगे। फिर सरकारी और प्राइवेट में फर्क क्या रह जाएगा भाई? एट एन आर्म्स चेयर जॉब। हमारी जॉब नहीं है एट एन आर्म्स चेयर जॉब। चलो, नेक्स्ट वन। एट वंस एट वंस फिंगर्स हैंड, इसका मतलब होता है पूर्ण जानकारी होना। जैसे हम कहते हैं अरे पूरी जानकारी है, बिल्कुल। जैसे कुछ भी हमें गिनना होता है, फिंगर के एंड तक गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 जैसे पोरुओं पे गिनने लग पड़ते हैं। मतलब पूर्ण जानकारी होना, बस ये आपको हिंदी में इसका मीनिंग पता होना चाहिए एट फिंगर्स एंड का। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी नहीं कहीं कि मॉडरेट में है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम, दोनों ही अवस्था में। टू हैव कंप्लीट नॉलेज या टू बी एक्सपर्ट इन, तो एट फिंगर्स एंड का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में पूर्ण जानकारी होना। इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में खूब आया है ये। एट वंस विट्स एंड्स, इसका मतलब होता है किसी की बुद्धि फिर जाना, उसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। जैसे किसके साथ हुआ था बताओ? चक्रव्यूह वाला खेल किसके साथ हुआ था महाभारत में? एट वंस विट्स एंड, जहां पे हमारी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, बिल्कुल भ्रम जाल में फंस जाना, इसको हम कहेंगे पजल्ड या कंफ्यूज्ड या परप्लेक्स। इन सब का मतलब ये होता है चकित या भ्रमित, या हम दूसरे शब्दों में कहें हिंदी भाषा में, दिमाग का दही होना, कुछ भी समझ में ना आना। वेल डन अभिमन्यु। अभिमन्यु को इस तरीके से क्या हुआ था? भ्रम जाल में वो फंस गए थे। नेक्स्ट है एट 6 and 7, ये भी इंपॉर्टेंट आता है। इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त। ये वही प्रक्रिया है जो शाम को 5 बजे आके कोई भी अपने घर में, पापा काम पे जा रहे हैं या भाई काम पे जा रहा है तो सारा बैग लेके आए तो इधर फेंके उधर फेंके, बस ऐसे कर देते हैं। भाई पढ़ के आए तो बैग इधर खुद किधर, कुछ पता ही नहीं है, सारी चीजें इधर उधर कर देते हैं। हाँ, तो एट 6 and 7 का मतलब होता है सारी चीजें अस्त व्यस्त तरीके से होना। समटाइम्स तो इतना हद हो जाती है कि बेड पे ही सारे सामान फेंक देते हैं, बैग भी वही है, खुद भी वही है, कपड़े भी वही हैं, तो ये होता है अस्त व्यस्त तरीका। अब जूते भी उल्टे सीधे फेंक के डाल देते हैं, तो ये अस्त व्यस्त तरीका होता है। शॉक्स कहीं फेंक दिए, और ऐसा नहीं लड़कों में, लड़कियों में भी ऐसा होता है। तो ये होता है अस्त व्यस्त एट 6 and 7 इन डिसऑर्डर। और इसका उल्टा देखा जाए तो क्या हो जाएगा? एन एप्पल पाई ऑर्डर। एन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित तरीके से। और एट 6 and 7 का मतलब होता है अस्त व्यस्त तरीके से। या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, 8 9 10 11 महीने का या 1 साल का, वो तो उसको देखो कितने बढ़िया तरीके से सब चीजें रखेगा, है ना? ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एट स्टेक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एट द 11th आवर लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब होता है अंतिम समय। घड़ी में अगर आप देखेंगे तो 11वां अंतिम होता है ना, उसके बाद तो फिर 12 हो ही जाता है। तो 11 से 12 यानी कि कैसा है? बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है, एट लास्ट मोमेंट, ये आता है एग्जाम में। और ये भी इंपॉर्टेंट ही है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मैंने आपको कई बार करा दिया। बिजू का आपने देखा होगा, खेत में घास फूस लकड़ी का बना दिया जाता है, जिसको मामूली या अभावग्रस्त कहेंगे। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी अपनी कोई राय नहीं है, जिसका अपना कोई मुद्दा नहीं है, जिसका जो कोई बात रखना ही नहीं जानता है, यानी कि अ मैन विद नो वॉइस और विल, जिसकी कोई आवाज नहीं। आवाज इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं सकता, बोल सकता है, लेकिन वो अपने अपने ओपिनियन कहीं पर रखता नहीं है। विल ऑफ हिज ओन, अ मैन विद नो वॉइस और विल ऑफ हिज ओन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, कहीं पर कोई बात रखना नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है, उसको हम कहते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ।
नेक्स्ट है अ ब्लैक शीप। ब्लैक शीप बहुत जो वर्ड है ये देखो, इसका मतलब होता है अशुभ व्यक्ति। यानी कि जैसे एक आपने हाउसफुल मूवी में एक क्या कहते हैं, अक्षय कुमार ने एक बोला था, मैं तो पनौती हूँ, है ना? यानी कि वो अपने आप को क्या बोलता है, पनौती बोलता है कि भाई मैं जहाँ जाता हूँ सारा काम ही खराब हो जाता है। तो ब्लैक शीप मतलब अशुभ व्यक्ति एंड अनलकी पर्सन या बैड करेक्टर। ठीक। इंपॉर्टेंट है वंस अगेन एट अ स्नेल स्पेस, इसका मतलब होता है बहुत धीमी गति से, या इसको हम वेरी स्लोली कह सकते हैं। एंड यस वंस अगेन एट लॉगर्स हेड भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है शत्रुता की स्थिति में। क्या होता है शत्रुता की स्थिति में, यानी कि इन डिस्प्यूट टू फाइट एट लॉगर्स हेड। आपने देखा होगा बकरियों को अक्सर सींग से सींग लड़ाते हुए, एक्चुअली वही स्टेट को कह दिया जाता है एट लॉगर्स हेड, यानी कि शत्रुता की स्थिति में होना। ऑल एट सी पहले ही करा रही है और ये भी इजी है, इसका भी मतलब वही होता है पूर्ण रूप से भ्रमित या फिर कंफ्यूज्ड, है ना? एंड वंस अगेन इंपॉर्टेंट है आपका व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है महंगा लेकिन बेकार। इसका मतलब होता है चीज बढ़िया है, दिखावे की है, महंगी है, लेकिन कैसी है, यूजलेस है। एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन। इसका मतलब क्या होता है, एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन। ठीक है, कीमती है लेकिन कैसा है, बिल्कुल बेकार है। ठीक। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़े तो एक्स आउट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रिंग टू लाइट इंपॉर्टेंट है फ्रेज के फॉर्म में भी। इसका मतलब होता है किसी बात को संज्ञान में लाना। संज्ञान शब्द आपने सुना होगा, या उजागर करना या दिखाना या रहस्य उजागर करना, यानी कि डिस्क्लोज करना। ब्रेड एंड बटर कई बार प्रोवर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है, जिसका मतलब होता है भौतिक भलाई, मैटेरियल वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है जी कल्याण, भौतिक कल्याण। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ, ये आप ऐसे याद रख सकते हो, ब्रेड एंड बटर की एक कहावत के रूप में भी ऐसा कहा जाता है, भौतिक भलाई। बाई एंड बाय का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, यानी कि स्लोली। ठीक है। बैक स्टेयर गॉसिप आप छोड़ सकते हैं। और बैक एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका मतलब होता है आगे पीछे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैड ब्लड अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब आता है। इसका मतलब होता है शत्रुता, जैसे नेवले की और सांप की लड़ाई, ये दुश्मनी। तो बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता या एनिमिटी। एनिमिटी या बिटरनेस भी कह सकते हो, या बिटर रिलेशनशिप कह सकते हो आप। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत, विद ऑल बिलोंगिंग्स। वैसे बैग एंड बैगेज ज्यादा ईडियम के फॉर्म में नहीं आता, बट कई बार ये एरर के फॉर्म में आ जाता है। एरर के फॉर्म में कैसे आएगा ये मैं आपको एक बताऊंगी एग्जांपल के माध्यम से। ब्रेड एंड बटर का तो मतलब रोजी रोटी होता है ना। हाँ, भौतिक भलाई का मतलब भी तो वही है डियर। मटेरियल वेलफेयर का मतलब क्या है, मटेरियल का मतलब है, मटेरियल का मतलब ये थोड़ी है कि पदार्थ, मतलब वही है जो आप कह रहे हो, रोजी रोटी। बेकर्स डजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आपके मैंने कहीं देखा है, किसी टीचिंग एग्जाम में आया है ये वर्ड बेकर्स डजन। इसका मतलब होता है संख्या में 13, यानी कि 13 इन नंबर, यही इसका मीनिंग होता है। बेकर्स डजन का मतलब होता है संख्या में 13, यानी कि 13 इन नंबर। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मतलब वही है चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होना। इसका मतलब होता है धनी परिवार में पैदा होना, या बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली या रिच फैमिली, ये आप कह सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ही आता है। बी इन द ड्राइविंग सीट भी एग्जाम में आया है, इसका मतलब होता है सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। इसका मतलब क्या होता है, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, यानी कि बियरिंग। वही था, एक आपने भी एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा था कि यानी कि ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, है ना? वही सेम लगभग ऐसा ही है, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट है बियर द ब्रंट ऑफ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीट अबाउट द बुश इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, या टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। राउंड अबाउट का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, घुमा फिरा कर बातें करना, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ना करना। अच्छा, हमने कल एक एक कल नहीं, सॉरी,
कल ही पढ़ा था या कल हमने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड का सिनोनिम पढ़ा था, शायद मुझे याद आ रहा है। आप लोगों को याद है क्या-क्या सिनोनिम हमने पढ़े थे? स्ट्रेट फॉरवर्ड के, एक बार बताइए ज़रा? स्ट्रेट फॉरवर्ड का कौन-कौन सा सिनोनिम आपने पढ़ा था? राउंड अबाउट मैनर का मतलब होता है घुमा-फिरा के बात करना, तो ये इसका एंटोनिम हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। बताओ ज़रा कौन-कौन से पढ़े थे? फटाफट से बता दो। हम्म। हमने तो क्लियर कट नहीं बताया था, ये तो आप अपनी तरफ से बोल रहे हो। जो मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे शीट में, वो वर्ड कहाँ चले गए? ऑप्शन में तो वही मिलेंगे ना। कैंडिड, वेल डन प्रियंका। कैंडिड हो गया, आउटस्पोकन है, फ्रैंक है ना? चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है बीट ब्लैक एंड ब्लू, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से पीटना, अत्यधिक पिटाई करना, है ना? बीट मर्सीलेसली, बीट मर्सीलेसली, ये जो सर्क्यूमलोक्शन है ना, इसका मतलब भी वही होता है। राउंड अबाउट मैनर का मतलब भी घुमा फिरा के बात करना होता है, और सर्क्यूमलोक्शन का मतलब भी घुमा फिरा के बात करना होता है, ठीक है? बीट मर्सीलेसली का मतलब क्या है? बिना दया के मार पिटाई करना, खूब कूट देना। जैसे कोई बाहर वाला इंसान कूट कूट के चला जाता है ना, लाइक उस तरीके से, तो उसको कहते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि बहुत बुरी तरीके से पीटना। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है आपका, बेड ऑफ रोजेस तो सबने सुना ही होगा। बैगर डिस्क्रिप्शन, ये आता है। बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है अवर्णीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके। बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? अवर्णीय, जिसका डिस्क्रिप्शन ना किया जा सके। अ पर्सन विद नो सोर्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी स्रोत नहीं है, और जिसकी हालत का हम क्या नहीं कर सकते? वर्णन नहीं कर सकते। बेल द कैट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है जोखिम उठाना। ये कहावत आपने, कहावत क्या, एक कहानी आपने सुनी होगी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, है ना? भाई कौन बांधेगा? चूहे परेशान हो गए कि ये तो रोज-रोज एक एक चूहा उठा के ले जाती, चलो एक काम करते हैं कि उसके गले में जाके घंटी बाँध देते हैं, तो जैसे ही आएगी पता चल जाएगा। लेकिन ये हिम्मत करेगा कौन? कौन उसके गले में जाके घंटी बाँधेगा? क्योंकि घंटी बाँधेगा तो खत्म ही होना है। तो बेल द कैट का मतलब क्या होता है? जोखिम उठाना। जोखिम उठाने का मतलब क्या होता है? टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, कि आपने व्यक्तिगत तौर पर क्या लिया है? खतरा मोल लिया है। हाँ जी, है ना? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वंस अगेन ये भी है, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, इसका मतलब होता है आगे कुआँ पीछे खाई। आपने सुना होगा आगे कुआँ पीछे खाई। इसका मतलब होता है, और ये दोनों सेम ही है, बिटवीन साइला एंड चेयर बर्ड्स, यानी कि इसका मतलब भी यही है, आगे कुआँ पीछे खाई। आगे कुआँ पीछे खाई का मतलब क्या होता है? दो परिस्थितियों में फंसना, समझ में ना आना कि क्या करें, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाएं, क्या करें क्या ना करें, हाँ, उसको हम कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, या बिटवीन साइला एंड चेयर बर्ड्स। हम्म, आगे कुआ पीछे खाई, ठीक है। नेक्स्ट है बर्ड आई व्यू, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है सरसरी निगाह होना। इसको हम ये भी कह सकते हैं गिद्ध जैसी निगाह होना। ऐसा माना जाता है कि गिद्ध की बहुत तीखी निगाह थी, बहुत दूर से ही चीजों को पहचान लेना। सरसरी निगाह से मतलब ये भी होता है, जैसे मैं कहूँ एक स्पाई, एक जासूस होता है। एक की निगाह होती है कि हम नॉर्मली चले गए मार्केट में, और एक जासूस होगा जिसकी निगाह बहुत तीखी होगी, और वो दूर से ही समझ जाएगा कि कौन यहाँ पे गलत तरीके की गतिविधियां कर रहा है। क्योंकि तभी तो लोग पहचान पाते हैं भीड़ में आतंकवादी को। भीड़ में आतंकवादी को कैसे पहचान पाते हैं? ऐसे ही पहचान पाते हैं, क्योंकि वो जाते आम नागरिक बन के हैं, लेकिन उनकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि वो पूरा व्यू क्या कर लेते हैं? जान लेते हैं, ओवरव्यू, है ना? ओवरव्यू क्या करते हैं वो लोग? पूरा का पूरा जान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ड्स ऑफ सेम फीदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है एक ही प्रवृत्ति के लोग, यानी कि वर्ड्स ऑफ सेम फीदर का मतलब है वही होता है कि एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे कह सकते हो आप इसको। पीपल विद द सेम आइडिया, करेक्टरिस्टिक एंड इंटरेस्ट, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो एक ही जैसे हैं, जिनका सेम विचार है, सब कुछ एक जैसा है, उसको हम कहेंगे बर्ड्स ऑफ सेम फीदर या फिर वर्ड्स ऑफ फीदर। बाइट द डस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है धूल चटा देना या हरा देना, टू बी डिफीटेड। ब्लैक शीप भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो परिवार टीम के लिए क्या बने? शर्मिंदगी बने, मतलब
वो वही एक तरीके से अभी हमने जो थोड़ी देर पहले वर्ड पढ़ा था, जो ना कटवा दे, ब्लैक शीप, अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस ऑफ हिज फैमिली और टीम, जो नाक कटवा दे, बेइज्जती करा दे, उसको हम कहते हैं ब्लैक शीप। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये वर्ड्स आई व्यू, वर्ड्स ऑफ फीदर बाइट द डस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इनको नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लोन ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इनकी अपनी तारीफ खुद से करना। ब्लू ब्लड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब है शाही व्यक्ति। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है अचानक से कोई घटना घटित हो जाना, वो भी दुखद, आकस्मिक विपत्ति, विपत्ति से मतलब है यहाँ पे दुखद। हाँ फरीन, इसका वो ये भी सेम ही है, बर्ड ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक, वो प्रोवर्ब थी, ये ईडियम थी, बस इतना ही फर्क था। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है आकस्मिक विपत्ति, यानी कि अचानक से कोई परेशानी, दुखद पीड़ा आ जाना। जैसे अभी आप देख रहे हो कि सब बेचारे, बाढ़ आ रही है ना, और अचानक से किसी का घर बह गया, अब उसको थी नहीं लेकिन बह गया, क्या करें, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, क्या कहेंगे, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। बोन ऑफ कंटेंशन भी झगड़े की जड़ होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, यानी कि बहुत समय के बाद फाइनली आपने चुप्पी तोड़ी कि भाई इतना सारा कैसे याद करेंगे, ब्रेक द साइलेंस, इसका मतलब होता है कि बहुत टाइम के बाद आप अपनी बातें रखें। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बुल इन द चाइना शॉप, इसका मतलब होता है जो जगह के अनुकूल ना हो, यानी कि जो जगह के अनुकूल ना हो इसको हम कहते हैं बुल इन द चाइना शॉप। वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेडिकेटेड सिचुएशन, यानी कि होना उसे कहीं और चाहिए था और पहुंच कहीं और गया। हाँ ये पूरी पीडीएफ मिलेगी आपको आज। नेक्स्ट है बर्न अ होल इन द पॉकेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है शीघ्रता से खर्च करना, यानी कि पैसों में आग लगा देना, उड़ा देना, एक तरीके से आग लगा देना या उड़ा देना। मनी स्पेंड क्विकली, इसको हम कहते हैं बहुत तीव्रता से पैसों को उड़ा देना। जैसे बर्न इन अ होल का मतलब इन द पॉकेट, जैसे क्या होता है, आप घर वालों ने आपको 10,000 रुपए दिए है, किसी की शादी, आपने ले लिए कि ठीक है चलो कपड़े लेके आएंगे, आप इन्हें सारे उड़ा के आ गए, तो घर वाले चिल्ला पड़े आप पे कि भाई आग लगा के आ गया पैसों को। हाँ, 10,000 के 10,000 ही खर्च कर दिए, हमें तो ऐसी पता होती तो कम ही देते। एक दिन में ही आप 10,000 रुपए उड़ा के आ गए, या किसी पार्टी में गए, आपको लगा कि भाई ठीक है थोड़े बहुत ही होंगे, यहाँ तो 10,000 रुपए खर्च हो गए, एक दिन में ही आग लगा दी आपने पैसों को। हाँ, इसको कहते हैं एक दिन में पैसों को खत्म कर देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, देर रात और सुबह जल्दी मेहनत करना, इसका मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड एंड स्टे वेरी लेट नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि वही है, बहुत ज्यादा मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना, इसको आप ये कह सकते हो। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब है दिन रात मेहनत करना। कल 10 AM क्लास होगी, हाँ। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देर रात तक मेहनत करना, इसका मतलब भी यही है, देर रात तक मेहनत करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्यूरी द हैचे, इसका मतलब होता है दुश्मनी खत्म करना, टू एंड एनिमिटी, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, बाई हुक और बाई क्रूक भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ही आएगा, इसका मतलब होता है बाई एनिमीज, यानी कि किसी भी तरीके से। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दोगुनी रात चौगनी, यानी कि बहुत स्पीड से, एट अ रैपिड पेस। यहाँ पे जो वर्ड पेस है इसका मतलब होता है डियर गति, दिन दोगुनी रात चौगनी, यानी कि बहुत तेजी से। नेक्स्ट है बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ, इंपॉर्टेंट आता है खूब, बाई स्किन ऑफ वंस टीथ वाई या बिस्कर, इसका मतलब होता है थोड़े से अंतराल से, आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी, बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। नैरोली, बाई अ हेयर ब्रेथ, हेयर की चौड़ाई के बराबर, सोचो हेयर की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसी को कहते हैं बाल बाल बचना, या बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ, थोड़े से अंतराल से। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आप ज्यादा फोकस करना है इसकी हिंदी पे। हिंदी अगर याद है, कई बार क्या होता है सेंटेंस दे दिया जाता है और एग्जैक्टली जो इंग्लिश है वो नहीं दी जाती, तो हिंदी पूर्ण रूप से आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है पक्ष और विपक्ष, यानी कि दोनों तरीके की बातें रखना। सपोर्ट एंड ऑपोज, यानी कि दोनों तरह की बातें रखना, पक्ष वाली भी और विपक्ष वाली भी। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ तक हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको करा दिए 93 तक। नेक्स्ट है ब्रिंग होम। ब्रिंग होम भी अपने आप में एक फ्रेज है और इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इसका मतलब होता है समझाना, टू कन्विंस, किसी को कन्विंस करना। परवेज कह रहे हैं 25 मार्क्स में कितना आएगा? हो सकता है 2 ईडियम आए, लेकिन 2 के लिए आपको 500 तो याद करने पड़ेंगे भाई। 25 आप मजाक समझ रहे हो क्या 25 क्वेश्चन को? 25 के लिए लोग एक एक हजार वन वर्ड याद करते हैं, एक एक हजार इडियम याद करते हैं, एक एक हजार स्नोनेम याद करते हैं, एंटोनेम याद करते हैं। मजाक थोड़ी है एग्जाम को क्लियर करना। हम्म किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए अगर आपने ये सोच लिया ना कि अरे इतना इतना कम से काम चलेगा, तो कम से कभी काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। तो समुद्र की तरह पढ़ना ही पड़ता है। टाइम कम नहीं है, टाइम कम बिल्कुल नहीं है, टाइम बिल्कुल पर्याप्त है आप लोगों के पास। दूसरी बात ये कि ये कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये सब आप बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे हैं। 9 10th 11 12th में सबने पढ़ा है, बस उसका एक रिवीजन होना चाहिए। तो टाइम कम बिल्कुल नहीं है, टाइम है, इजीली हो जाएगी। बस आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस जितना करोगे, अब मान लो जैसे ये पीडीएफ मैं आज दूंगी आपको, आप इसको निकलवा के रखो। आपको ये थोड़ी है कि इसको आपको लिखना है, लिखने बैठना है 300 400 500, फिर तो टाइम बचेगा ही नहीं। आप स्मार्ट प्ले करो ना, आप बच्चे नहीं हो कोई भी, आप अच्छे से याद करो। आप डेली टारगेट करो 20 याद करने हैं, 20 याद हो गए, प्रैक्टिस करो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ। स्नोनेम एंटोनेम भी उतना ही आएगा, 2 से 3 2 से 3। पैसेज का उसमें दिया नहीं है, मेरे हिसाब से पैसेज आना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से सिलेबस है उस हिसाब से पैसेज का मतलब ही नहीं है। चलो यहाँ से मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। बीट ब्लैक एंड ब्लू आपने पहले ही कर लिया, बहुत बुरी तरीके से पीटना। बी इन बंस बोनेट, बी इन बंस बोनेट का मतलब होता है किसी चीज के लिए पागल होना। वैसे आपको इसकी बात बताऊं, बी इन वंस मिनट का मतलब क्या है? इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि जैसे छत्ता है, मधुमक्खियों का छत्ता है, आपने उसमें क्या मार दिया, आपने उसमें ईंट मार दी, तो मधुमक्खी तुम्हारे इस तरीके से पीछे पड़ जाएगी कि तुमको पागल कर लेगी, काट के ही छोड़ती है। वो सेंस होता है इसका, बी इन वंस बोनेट, किसी चीज के लिए क्या हो जाना, पागल हो जाना, टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, किसी चीज के लिए। और यहाँ पर ये भी इसी का मतलब भी यही है, बी निप्ड इन द बड। बड का मतलब भी यही है, प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। यानी कि आपने वही छत्ते में क्या किया, मार के उसको नष्ट करने का कोशिश किया। टू डेस्ट्रॉय अ थिंग इन द वेरी बिगिनिंग, शुरू में ही आपने उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है। रंजन कह रहे हैं मैम टाइम मैनेजमेंट सिखाओ आप। देखो टाइम मैनेजमेंट मैं नहीं सिखा सकती, बिकॉज आप सबका टाइमिंग आपको पता है कि आप 8 बजे सुबह उठ के क्या करते हो, 9 बजे क्या करते हो, रात 8 तक क्या करते हो, 9 तक क्या करते हो। वो आपको अपनी टाइमिंग पता है कि कहाँ आप टाइम ज्यादा देते हो, कहाँ अपना टाइम कम देते हो। तो इसीलिए एडजस्टमेंट भी आपको ही करना है, और ये काम तो आपको सीखना ही पड़ेगा, ये काम तो आपको ही सीखना पड़ेगा। सिलेक्शन आपको लेना है तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको ही करना है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे टू बी अबव बोर्ड, इसका मतलब होता है ईमानदार और स्पष्ट, यानी कि टू बी ऑनेस्ट। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है मोटे तौर पर। वैसे ये आ जाता है, कभी कभी आता है, और इसका मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे आप देखते होंगे, अरे यार यार एक दो क्वेश्चन सुन लो, बात ही बनाते रहोगे। बाई एंड लार्ज का मतलब सुनिए, मोटे तौर पर। मोटे तौर पर होता है ऑन द होल स्पीकिंग जनरली। जैसे आपने देखा होगा पहले जमाने में बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, जैसे मान लो कि बहुत टाइम पहले की बात बता रही हूँ, किसी टाइम पे हमारे मतलब यूपी में यूरिया, जानते होंगे आप सभी, एग्रीकल्चर में खेतों में यूरिया लगाया जाता है, यूरिया और डीएपी लगाई जाती है। डीएपी का मतलब होता है डायमोनियम फास्फेट, और यूरिया भी अपने आप में मतलब होता है एक, लगता है खाद्य होता है, खाद। तो यूरिया का जो हमारे टाइम पे, बहुत टाइम पहले की बात कर रही हूँ, 265 रुपीज का आता था ये,
मतलब बिना कमेटी वाला नहीं, 265 रुपए का ये आता था, है ना? 265 रुपए का आता था। अब होता क्या है कि अब तुम पढ़े लिखे हो तो तुमने तो बोल दिया 265 रुपए, लेकिन अगर इसी बात को कोई बिना पढ़ा लिखा बोलता तो वो बताओ कैसे बोलता? वो कहेगा भैया 35 कम 300 का है कट्टा, ऐसे बोल देता। क्या कहता? 35 कम 300 का है कट्टा, ऐसे बोल देगा। तो उसने मोटे मोटे तौर पे बता दिया, सीधा ना बता के उसने सीधा मोटे मोटे तौर, यही मोटा मोटा तौर होता है 35 कम 300 का। ठीक, तो इसको हम कहते हैं बाई एंड लार्ज ऑन द होल, सीधा बता दो, स्पीकिंग जनरली। ठीक। नेक्स्ट है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी समर्थन, ये नहीं है इंपॉर्टेंट। टू बी वंस माइंड बियर द ब्रंट, इसको छोड़ सकते हो यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक, कास्ट पर्ल्स बिफोर द स्वाइन। बंदर के हाथ में कट्टा मतलब बोरा होता है, बोरा। बंदर के हाथ में नारियल, किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को देना जिसका मूल्य ना समझे। कहते हैं ना, बंदर के हाथ में नारियल दोगे तो वो क्या ही करेगा उसका, है ना? तो कास्ट पर्ल बिफोर द स्वाइन का मतलब होता है अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड। मतलब कि तुम्हें करना तो सही था, लेकिन तुमने जो सही काम था वो गलत व्यक्ति के हाथों करवा दिया, दे दिया, तो वो कुछ वो सही कर ही नहीं सकता है फिर। कैसल इन द एयर्स का मतलब होता है हवाई किला बनाना, तो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। चिकन हर्टेड इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है कायर। ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर्स इंपॉर्टेंट है। कॉक एंड बुल स्टोरी इंपॉर्टेंट है, मनगढ़ंत कहानी होता है कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब, वही भेड़िया आया मतलब इस टाइप वाली कहानी। कॉनकोटेड स्टोरी का मतलब है मनगढ़ंत कहानी। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब है दिखावटी आंसू एंड फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। ठीक है। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है किसी असंभव वस्तु की कामना करना, यानी कि आप ऐसी चीज मांग रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है। टू डिजायर द अनअटेनेबल। क्राई ओवर स्पिल मिल्क, ये भी व्यर्थ पछताना। कटा सॉरी फिगर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो यहाँ तक ही रखते हैं 121 तक, फिर आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। पटक के फोड़ देंगे आज सुबह सुबह ही 2 बार, हनुमान जी मेरे घर के चटपटे हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, सही बात है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका मतलब ये होता है कि उसको कुछ पता ही नहीं है चीजों के बारे में, है ना? वो भी वही था। पहले में तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये यहाँ से आपको पहले इसको सेंड कर देती हूँ, है ना? बस 1 मिनट रुकना। जितने आज टिक कर आए ना वो सारे याद हो जाएंगे एक दिन में, बहुत सिंपल है ये सारे। मैम वॉइस और नरेशन भी पढ़ना है, मेरे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक बार स्टडी प्लान चेक कर लेना चाहिए कि वॉइस और नरेशन किस स्टेट में होंगे, है ना? क्योंकि स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। आज ईडीएम फ्रेजेस का था तो वो करा दिया है आपको। एक बार देख ले रही हूँ मैं, रुक जाओ 1 मिनट कि कब है। पहले मैं इसको भेज दूँ आपको, है ना? तबीयत ठीक नहीं है तभी तो मैं यहाँ से क्लास ले रही हूँ। अभी मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी, उसके बाद टेस्ट कराऊंगी, ब्लड टेस्ट। देखना एक बार ये चेक करो, मैंने कोशिश किया है यहाँ से कि ये रेड टिक लगा हुआ आना चाहिए पीडीएफ में, तो देखना जरा ये आया कि नहीं आया। टिक किया हुआ आया कि नहीं आया, ये एक बार चेक करो। हम्म। आ गया। ठीक है, टिक वाला आया है। मैम अड्डा वाले इतनी क्लास ले लेते हैं ऑलमोस्ट क्या कह रहे हैं, 1 सेकेंड। रेड टिक किया हुआ आया है। पूनम कह रही है एक बार बता दो आप 25 क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक से आ सकते हैं। पूनम ज्योति एक बार एक काम करो आप, एक बार जो पुराना नोटिफिकेशन है ना उसका सिलेबस चेक करो।
वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वैसे एक बात और बता दूँ कि जब सिलेबस कई बार जो दिया होता है, कई बार किसी टॉपिक में से ज़्यादा भी आता है, कम भी आता है। तो ओवरऑल बात ये तो ध्यान ही रखें कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ना ही है, जैसे कि नाउन, जैसे कि मैं खुद ही बता दे रही हूँ आपको कि किस-किस पॉइंट पे जैसे आपको ध्यान देना है। 1 सेकंड, रेड टिक वाले ही आए हैं ना? जैसे मैं खुद ही बता देती हूँ, एक बार ध्यान से सुनो। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है हमारा, अगर देखा जाए तो नाउन इम्पोर्टेंट होता है ना। नाउन नाउन में भी इम्पोर्टेंट है, नाउन इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट रहता है आपका टेंस, क्योंकि एग्जाम में आता है। यस, टेंस इम्पोर्टेंट होता है। टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इडियम फ्रेजेस इम्पोर्टेंट होते हैं। दो 1-2 नंबर के सिनोनिम, 1-2 नंबर के एंटोनिम, ये जनरल सी बात है कि आएँगे ही आएँगे, है ना? अब डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन किस फॉर्म में आ रहा है, एरर के फॉर्म में आएगा या इम्प्रूवमेंट के फॉर्म में आएगा नाउन से, या फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आएगा। इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में आएगा, या हो सकता है डायरेक्ट करेक्शन कराने को आए, मतलब वही इम्प्रूवमेंट। इन तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में आएगा। सेम इन टेंस। तो टेंस, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, ये तो होगा ही होगा। साथ ही साथ जब टेंस आपका क्लियर हो जाएगा तो एक्टिव पैसिव बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी तो हम ये मान के चल सकते हैं, चलो एक एक क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव से दे दिए, है ना। टेंस भी वर्ब को रिलेट करता है, तो इसी में सब कुछ आ जाए। फिर एक चैप्टर होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकेला नहीं है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कहीं न कहीं और कहीं न कहीं टेंस से ही हुआ है, तो सब्जेक्ट अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू दें, इनको बहुत अच्छे से करें, प्रोनाउन को बहुत अच्छे से करें, टेंस को, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये चीज़ तो करनी ही करनी है, इस बात का ध्यान रखना बस। एंड करता है। नहीं, होता तो बहुत कुछ है, मैंने तो सिर्फ इम्पोर्टेंट कहा है कि ये फोकस करने हैं। क्या ओनली टिक किया हुआ ही आएगा? नहीं, पूरा याद करना है आपको। कोई भी कहीं से भी आ सकता है। सारा याद करो, सारा इम्पोर्टेंट है। पीडीएफ नहीं आया। संजय, पीडीएफ अभी भी हमारे आंखों के सामने पिन है। एक्चुअली मैंने क्या कहा कि आपके एग्जाम में अभी क्लियर ही नहीं किया है कि सेंटेंस करेक्शन के फॉर्म आएगा या एरर का फॉर्मेट आएगा या फिल इन द ब्लैंक आएगा। मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ, वो पीडीएफ में क्लियर नहीं किया है। ठीक है, हाँ, उसमें क्लियर ही नहीं है। लेकिन हम जो अदर्स में देखेंगे तो वहां पे है, चीजें हैं। फिल इन, एरर नहीं दिया है फॉर्मेट आपको, इम्प्रूवमेंट भी बहुत कम दिया है फॉर्मेट। मैम, पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद भी अनसपोर्टेड रहता है, क्यों अड्डा वाले बोलती हैं आप? क्यों अड्डा वाले बोलती हैं आप? विपुल, मैंने आपसे क्या कहा है, पहले तो ये बताओ। हाँ, अरुण कुछ कह रहे हैं, कमेंट देख लेते हैं। मेरे पास 2 मिनट है, मैं आपके कमेंट देख लेती हूँ। चलो एक काम करते हैं, एक दिन यूट्यूब पे वो बता देंगे कौन कौन सा कहाँ से आएगा। रंजन कह रहे हैं अड्डा वाले 1 लाख सैलरी देते हैं लेकिन पूरा वसूल कर लेते हैं। बड़ा ही अलग अलग अवधारणाएं बना रखी हैं आप लोगों ने, है ना। अपने मन से कुछ भी सोच लेते हो। दिक्कत, एक दिन छोटा सा वीडियो बना दूंगी मैं, है ना। अड्डा वालों से क्या बोलूं अरुण? अड्डा वालों से क्या बोलूं बताओ। पीडीएफ अनसपोर्टेड रहता है मैम, जस्ट फिक्स इट। तो मेरा वाला जो पीडीएफ भेजती हूँ वो अनसपोर्टेड रहता है, हाँ। डाउनलोड नहीं हो रहा ये पीडीएफ आपको, अरुण?
मेरे फ़ोन में भी डाउनलोड हो रहा है, आई डोंट नो कि आपके में क्यों नहीं हो रहा है। और मैं आपका ये जो पेज है वही मैं फ़ोन में ही ओपन करके बैठी हूँ इस क्लास को। तो ये आप ओपन हो रहा है इज़िली मेरे फ़ोन में तो, है ना? मैंने पहले अपने फ़ोन में ही चेक किया, मैं तो सिर्फ़ आपसे पूछ रही थी, जबकि पहले मैंने मेरे फ़ोन में भी ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड, बिल्कुल डाउनलोड हो रहा है इज़िली। डाउनलोड होता है, फ़ाइल में व्यू नहीं होता, मेरे फ़ोन में भी आ जाता है हैंडआउट वाला। तो मैंने जब भेजा है तब ये दिक्कत हुई है या किसी और टीचर की क्लास में हुई है? आई वांट टू नो दिस। यस मैम, डाउनलोड होने के बाद अनसपोर्टेड रहता है सारे टीचर की। ओके डियर, मैं इस बात को एक बार टीम से बात करती हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है, अब समझ में आ गया। टीम से बोलो कि फाइन, फाइन, बिल्कुल समझ में आ गई आपकी बात। नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? ओके, बिल्कुल चेक कर लेते हैं कि ये क्यों ओपन नहीं हो रहा है। ओके? मैं भी देख लेती हूँ। अरे कई बार हो जाता है दिक्कत, मैं आपकी कमेंट ही देख लेती हूँ, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, इट्स ओके। समस्याओं को तो सुनना ही है, बट मैं एक बार अपने फ़ोन में भी देख लेती हूँ कि मेरे फ़ोन में, क्योंकि मैंने भी कभी डाउनलोड नहीं किया है, जस्ट अभी किया है। देखो मेरे फ़ोन में खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। यू आर राइट एक्चुअली। हाँ, सही बात है। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे ये लिखा आ रहा है कि आपके पास एप्लीकेशन नहीं है इस फॉर्मेट को ओपन करने के लिए, है ना? फाइन, फाइन अरुण, मैं आपको ये बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में कि इसको किस तरीके से हम इसको डाउनलोड करेंगे। ओके, ठीक है। नहीं, ओपन हो रहा है, लेकिन उसके कहने का मतलब है जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद ये दिख नहीं रहा है ना? हम्म, ठीक है, ठीक है, मैं चेक करके बताती हूँ, डोंट वरी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। फाइल मैनेजर में डॉक्यूमेंट में ओपन होता है, समटाइम इट्स ओपन, समटाइम्स इट डजंट, इट्स बग। सभी का डाउनलोड ठीक है अरुण, डोंट वरी, मैं अभी अभी बात कर लूंगी इस चीज को लेकर, आप लोग परेशान मत होइए। ये वाला प्रॉब्लम तो मैंने आज ही सुना था, तो मैं अभी जाके बात कर लेती हूँ, ठीक है? ओके ओके, कोई बात नहीं, जिसका अगर इशू है भी किसी के फोन का तो वो टीम बता देगी, टेक्निकल टीम। और प्लेलिस्ट का हम लोगों का ऑलरेडी ये बात हमने बोल दिया है, कल ही बोल दिया है प्लेलिस्ट वाला। हमारी पूरी टीम ने मिलके, और इस पे एक आया है रिव्यू कि इसको जल्द ही ठीक करेंगे। तो यस, ये हो जाएगा जल्द ही ठीक। क्वालिटी चेंज पर प्रीतम, क्वालिटी चेंज इन द सेंस कि क्वालिटी चेंज, थोड़ा बताओ क्या कह रहे हो, थोड़ा डिटेल में एक बारी बताओ क्या कह रहे हो, मैं सुन ही लेती हूँ 1 मिनट और आपका। मैम ऑलवेज ओपन, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू अरुण। नहीं, बिल्कुल अभी अभी आपका स्क्रीनशॉट लेके हम भेज रहे हैं मैसेज, बिल्कुल अभी बताओ हमें कि क्या दिक्कत है, क्योंकि कल वाली दिक्कत हमने रख दी है। और अभी जो कह रहे हो ये मैंने अभी सुना था अरुण से, तो इसलिए मैंने पूरा क्लियर जाना, क्योंकि एक लाइन से मुझे समझ ही नहीं आया। मिनिमम क्वालिटी 160 टू 1 240। फाइन प्रीतम, मैं अभी इस बात पे भी बात कर लेती हूँ और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पूरी जानकारी देती हूँ, ठीक है? चलो, टेक केयर, बाय बाय, आप लोग क्लास लीजिए, क्लास का टाइम हो गया है। और कंटेंट रेटिंग कर दीजिएगा, है ना? कंटेंट आपको कैसा लगता है, और टीचर रेटिंग। थैंक यू एवरीवन, और आपसे शाम को कोशिश करूंगी 30 मिनट में आके आपको पढ़ा दूं, क्योंकि मैं जा ही रही हूँ दवा लेने, ब्लड टेस्ट कराने, तो उधर से पढ़ा के ही आऊंगी मैं। ठीक है, बाय बाय, 7 बजे मिलते हैं आप सभी से। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।